प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से स्वागत है आपका। और आज का हमारा टॉपिक है जो पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे मानव का, उसमें मानव के पाचन की क्रिया विधि। पहले तो हमने इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। भाई भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, जो पाचन तंत्र का, जो पाचन तंत्र में जितने भी उसके पार्ट्स थे, है ना, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह, मलाशय, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था पाचक ग्रंथियां, कौन कौन सी जो ग्रंथियां होती है जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है आहार उसमें आपके पाचन तंत्र में। आज हम पढ़ेंगे मानव के पाचन की क्रिया विधि, तो पाचन क्रिया वो किस प्रकार होती है। तो देखो इसमें पहला बिंदु आएगा आपके अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण है अंदर की ओर ग्रहण करना, अंदर की ओर ग्रहण करना। तो किसी जीवधारी द्वारा भोजन को अपने मुख में ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। जब कोई जीव भोजन को मुंह के अंदर रख रहा है, डाल रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। और जब मुख में भोजन पहुंच जाता है, मुंह के अंदर भोजन पहुंचता है, तो मुख के अंदर पहुंचते ही भोजन का क्या शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। मुख में पहुंचते ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब हमने मुंह के अंदर जब भोजन को ग्रहण किया है, तब आपने हमने पढ़े थे जो 4 प्रकार के हमारे मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं, कृतनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो देखो भोजन को कृतनक दांतों से काटा जाता है। भोजन को हम तोड़ेंगे, काटेंगे, तो उस समय कौन से दांत, कृतनक दांतों का यूज किया जाता है। फिर हमने देखा था रदनक दांत होते हैं। रदनक दांत क्या होते हैं, वो अधिकांश चीरने फाड़ने के काम आते हैं और वो मांसाहारी जीवों के अंदर अधिक विकसित होते हैं। हमारे अंदर भी रदनक दांत होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नॉर्मल जो हम भोजन करते हैं तो उसमें ज्यादा आवश्यकता उसकी नहीं पड़ती। तो कृतनक दांतों से भोजन को तोड़ा जाता है, काटा जाता है। उसके बाद में अग्रचवर्णक तथा चवर्णक दांतों से भोजन को पीसा जाता है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। है ना। कृतनक दांत तो क्या करेगा, भोजन को तोड़ने का काम करेगा, और जो चवर्णक और अग्रचवर्णक जो हमारे दांत हैं वो भोजन को पीसने का काम करते हैं। पीसने का है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ देते हैं उसको। अब इतना काम हो गया, भोजन मुंह के अंदर पहुंच गया, पाचन शुरू हो गया। उससे पहले हमें देखेंगे कि जो कृतनक दांत हैं उनके द्वारा भोजन को काटा जाता है, चवर्णक और अग्रचवर्णक द्वारा छोटे छोटे टुकड़े उसके कर दिए जाते हैं। अब क्या होगा कि जिह्वा पेशियों
आदि की सहायता से भोजन को मुख में घुमाया जाता है ना। हम जो निवाला हमने लिया है उसको जीभ की सहायता से और हमारी जो मुंह की पेशियां हैं उसकी सहायता से मुंह के अंदर हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं ना। कभी इधर, कभी इस साइड में ले जाएंगे, कभी इस साइड में ले जाएंगे, कभी भोजन आगे आ जाएगा। तो ये किसकी सहायता से हो रहा है? जीभ और मुख के अंदर पाए जाने वाले पेशियों की सहायता से भोजन को मुंह के अंदर क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। साथ ही साथ लार ग्रंथियों द्वारा लार भोजन में मिला दिया जाता है। इसी समय क्या होता है? लार ग्रंथियों द्वारा जो उसकी लार निकलती है वो लार है वो भोजन के साथ में मिला दी जाती है। कौन सी लार ग्रंथियां थी हमने पढ़ा था, है ना? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां थी। फिर से देखो, अधोजिह्वा, अधोजंब और कर्णपूर्व ग्रंथि। ये 3 लार ग्रंथियां थी। इन लार ग्रंथियों के द्वारा, इन तीनों लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार है वो आकर भोजन के साथ में मिल जाता है। इस कारण भोजन है लसलसा हो जाएगा, है ना? भोजन कैसा हो जाएगा? लसलसा या अर्धठोस गोले में परिवर्तित हो जाता है। इस अर्धठोस गोले को बोलस, नाम ध्यान रखना, बोलस या निवाला कहते हैं। निवाला कहते हैं। जब हम भोजन को तोड़ के मुंह के अंदर रखेंगे तो क्या वो निवाला या बोलस कहलाएगा? क्या नहीं कहलाएगा। अभी तक वो निवाला या बोलस नहीं कहलाएगा। बोलस कब कहलाएगा? जब जो टुकड़ा हमने अपने मुंह के अंदर रखा है उसके अंदर यदि लार आकर मिल जाती है और वो थोड़ा चिकना हो जाता है, लसलसा हो जाता है ना, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे या निवाला कहते हैं। ठीक है। तो जब भोजन के अंदर लार आकर मिल जाती है तो जो भोजन हमने मुंह के अंदर लिया है वो किस रूप में बदल जाता है? अर्धठोस गोले के रूप में बदल जाता है। और इस अर्धठोस गोले को ही बोलस या निवाला कहते हैं। मुंह में भोजन के आते ही प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा चवर्ण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जब हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो मुंह में रखते ही हम क्या करते हैं? भोजन को चबाना शुरू कर देते हैं, चवन करना शुरू कर देते हैं उसको, है ना? भोजन को चबाना शुरू कर देते हैं। और ये चवन की जो क्रिया है वो एक प्रकार से किस प्रकार की क्रिया होती है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया होती है चबाने की क्रिया। तो भोजन मुंह के अंदर आते ही प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा उसे हम चबाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यह है आपका पहला अंतर्ग्रहण। जब भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है? उसको तोड़ा जाता है अलग अलग प्रकार के दांतों से, जीभ और पेशियों की सहायता से उस भोजन को मुंह के अंदर हम क्या करते हैं? घुमाते हैं। और उसमें विभिन्न प्रकार की जो 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं उन लार ग्रंथियों से लार निकलकर भोजन के साथ में आकर मिल जाती है, जिसके कारण अब भोजन है वो कैसा हो जाता है? अर्धठोस
गोले के रूप में हो जाता है, जिसे हम बोलस कहते हैं या निवाला कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर देखिए आएगा आपके पाचन। हमने भोजन को ग्रहण कर लिया है ना, भोजन को हमने मुख के अंदर रख लिया, ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद में पाचन शुरू हो जाता है। पहले तो उसको पाचन के लिए क्या होगा, पहले तो भोजन को पाचन से पहले पाचन तभी होगा ना जब भोजन हम ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु था अंतर्ग्रहण, हमने भोजन को ग्रहण कर लिया। अब भोजन को ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, पाचन। तो अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। जैसे ही हमने भोजन को अंदर ग्रहित किया तो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य में भोजन का पाचन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से, कौन सा, एक होता है आपके यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन, इस यांत्रिक पाचन में क्या होगा, इसमें भोजन को तोड़ना, दांतों से भोजन को तोड़ना, फिर भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। भोजन में पाचक रसों का आकर मिलना, क्रमाकुंचन, गति आदि, ये तो हो गए आपके यांत्रिक पाचन के। अब एक होता है फिर रासायनिक पाचन, जिसे वास्तविक पाचन भी कहते हैं। रासायनिक पाचन, है ना। रासायनिक पाचन में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पाचक रसों द्वारा भोजन पर क्रिया करना। देखो यहां पर तो क्या हो रहा है, यांत्रिक पाचन में तो सिर्फ आकर मिल रहे हैं, जो पाचक रस हैं वो भोजन में आकर मिले हैं, अभी उन्होंने कुछ काम नहीं किया है ना। इस चीज को हम यांत्रिक पाचन की श्रेणी में करेंगे। और रासायनिक पाचन में क्या है कि जो पाचक रस है वो आ भी गए, अब उन्होंने उस भोजन को सरल स्वरूप में क्या कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, यानी जो पाचक रस हैं वो अब भोजन पर क्रिया करेंगे, यानी उसको पचाने का काम शुरू कर देंगे। तो ये आते हैं रासायनिक पाचन की श्रेणी में। ठीक, हमने पहले भी पढ़ा है कि भोजन का जो पाचन है वो मुख्य गुहिका में ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जैसे ही हम भोजन को मुंह के अंदर रखते हैं तो मुंह के अंदर ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर लार ग्रंथियां पाई जाती है और लार ग्रंथियों से इस तरह जो लार है वो भोजन का पाचन स्टार्ट कर देते हैं। तो भोजन का पाचन मुख्य गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। मुख्य गुहा में प्रारंभ हो जाता है। दांतों द्वारा भोजन को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तथा लार ग्रंथियों द्वारा भोजन में क्या किया जाता है, लार मिलाई जाती है। लार मिलाई जाती है। यदि हम देखें तो एक दिन में लार ग्रंथियों द्वारा 1 से लेकर 1.5 लीटर
लार 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित की जाती है। एक से लेकर 1.5 लीटर लार का स्रावन किया जाता है मनुष्य के अंदर एक दिन के अंदर, पूरे दिन के अंदर, है ना। कितनी? 1 से लेकर 1.5 लीटर लार है वो छोड़ी जाती है। विभिन्न प्रकार की जो अधोजीवा, अधोजम और कर्णपुर जो लार ग्रंथियां हैं उनके द्वारा सेक्रेट की जाती है 1 से लेकर 1.5 लीटर लार। हमने इसमें देखा था लार ग्रंथियों में कि भाई जो लार ग्रंथियों से स्रावित लार है उसमें क्या क्या होता है? उसमें जल होते हैं, उसमें लवण होते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं उसके अंदर? लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम होते हैं। तो जो भोजन में स्टार्च होगा तो भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन लार में उपस्थित टाइलिन या अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं इसे, टाइलिन या अल्फा एमाइलेज द्वारा होता है। अब हमने देखा था कि भाई हमने पहले भी बात की थी कि भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर से ही भोजन का पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है। वो बात हमने इसलिए कही थी। अब देखो यहां पर ये हो रहा है, देखो भोजन के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, तो उनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाचन हो रहा है। लेकिन देखो ये भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है, इस स्टार्च का पाचन यही मुंह के अंदर ही शुरू हो गया ना। मुंह के अंदर लार ग्रंथियों से स्रावित जो लार है वो स्टार्च का पाचन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन का पाचन है वो मुख गुहा में ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन में उपस्थित स्टार्च का पाचन लार में उपस्थित टाइलिन या अल्फा एमाइलेज द्वारा होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्टार्च, ठीक है, इसका पाचन कर रहा है कौन? टाइलिन एंजाइम, टाइलिन या इसको अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं, और इसका पाचन हो जाएगा इसमें माल्टोज और डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन मुख्य गुहा में ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। एक चीज और कि यहाँ पर तो स्टार्च का पाचन हो रहा है मुख्य गुहा में, माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में वो चेंज हो रहा है, और उसको पाचन कौन कर रहा है? टाइलिन नामक एंजाइम कर रहा है। लाइसोजाइम का हमने देखा ही था, वो भोजन के साथ आने वाले जो हानिकारक कोई जीवाणु है, जर्म्स हैं, उनको नष्ट करेगा लाइसोजाइम। साथ ही साथ भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने के लिए लार में बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। यानी ये आयन भोजन की अम्लता को खत्म करके उसे क्या बना देते हैं? उदासीन बना देते हैं। यदि भोजन अम्लीय भोजन है, भोजन के अंदर एसिड है कुछ मात्रा में, तो जो लार से निकलने वाला जो बाइकार्बोनेट्स आयन है वो क्या करेंगे? इस अम्लता को समाप्त कर देंगे और भोजन को क्या बना देंगे? उदासीन बना देंगे, है ना, उदासीन बना देते हैं। तो इस प्रकार हमने अंतर्ग्रहण करने के बाद में क्या शुरू हो जाता है? पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये पाचन दो प्रकार से होता है ना, भोजन को तोड़ना, ग्रहण करना,
पाचक रसों का आकर मिलना और क्रमाकुंचन गति होना। क्रमाकुंचन गति हमने देखा था कि जब क्रमाकुंचन गति है उसमें क्या होता है, भोजन फिर जो ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, इनमें से फिर भोजन मथा हो जाता है और आगे से आगे भोजन बढ़ता जाता है। तो ये यांत्रिक पाचन की श्रेणी में आते हैं। रासायनिक पाचन में क्या है कि जब विभिन्न प्रकार के जो पाचक रस हैं अलग अलग ग्रंथियों से निकलकर जो पाचक रस है जो भोजन को पचाने का काम करते हैं तो वो यांत्रिक पाचन कहलाता है। फिर हमने देखा है कि भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती है, उन लार ग्रंथियों से लार निकलती है। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रावन किया जाता है और उस लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम्स होते हैं जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च से क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब है जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है और स्टार्च टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज या डेक्सट्रिन में क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी इसका पाचन इसके रूप में हो जाता है। भोजन में उपस्थित जो यदि अम्ल है उसको उदासीन करने के लिए लार के अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो कि भोजन में अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं और भोजन को क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। अब हमने मुख गुहिका में पाचन देख लिया कि मुख गुहिका के अंदर पाचन हो रहा है। दूसरा नंबर आता है अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन देखो ग्रसिका के अंदर पाचन नहीं होता, ग्रसिक से तो भोजन नीचे आता है ना, ग्रसिक में पाचन होगा ही नहीं, तो ग्रसिक में से तो भोजन आ रहा है, मुख गुहिका से ग्रसिक से होता हुआ वो ग्रसिका में प्रवेश करेगा। तो मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा था, एक तो मुख गुहा, फिर भोजन कहाँ आ रहा था, ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, उसके बाद में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय और फिर गुदा और यहां से बाहर। ठीक है, तो ये अब मुख गुहिका में यहां पर पाचन होता है, ध्यान रखना, ग्रसनी में नहीं होता, ग्रसिका में नहीं होता, अमाशय में पाचन होता है ना, छोटी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अवशोषण होता है, तो ऐसे ध्यान रखना आप, यहां पर अवशोषण होता है और यहां से तो सवाल ही नहीं है, यहां तो फिर अपचित भोजन है वो आकर, या मलाशय में क्या होता है, अपचित भोजन आकर इकट्ठा होता है और गुदा से इसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो पाचन कहां कहां हो रहा है, मुख गुहा का, मुख गुहा में, ठीक है, यहां पर किसका पाचन हो रहा है, स्टार्च का पाचन होता है। और उसके बाद अमाशय में यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है और छोटी आंत में यहाँ अधिकांश पाचन हो जाता है, यहाँ अधिकांश पाचन हो जाता है। ठीक है, अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो अमाशय में पाचन, ठीक है, तो हम अमाशय में पाचन हो रहा है, तो अमाशय में भोजन में उपस्थित प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अब क्या होता है कि जब भोजन अमाशय में प्रवेश करता है, जब भोजन अमाशय में प्रवेश करता है तो क्रमानुकुंचन गतियों द्वारा भोजन को मथा जाता है। साथ ही इसमें जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस मिलाया जाता है। अब क्या होता है कि जो जठर रस होता है, जठर रस का पीएच अत्यधिक कम होता है, अत्यधिक कम, यानी लगभग 1.5 से 2.5 इसका पीएच होता है।
अब इतना कम पीएच है, इसका मतलब क्या है, ये 7 से पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और चूंकि इसका मान देखो आप बहुत ही कम है, 1.5 से 2.5 पीएच इसका मान है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जठर रस है इसका पीएच क्या होगा, अत्यधिक अम्लीय, अम्लीय नहीं अत्यधिक अम्लीय होगा, अत्यधिक अम्लीय होता है। जठर रस का पीएच अत्यधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। अब हमने यहाँ पर देखा, देखो यहाँ पर ये आ रहा है और फिर यहाँ पर ये आपके ये आ गया यकृत और फिर ये आपके क्या है, अमाशय, स्टोमच है। अब हमने क्या बात की है कि अमाशय के अंदर जब भोजन प्रवेश करता है कि यहां पर जब ये भोजन ने प्रवेश कर लिया है तो भोजन को क्या है, भोजन को क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा, क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा इस भोजन को मथा जाता है। जैसे मथने में क्या होता है, ऐसे विलोमना करते हैं, ठीक है, विलोमना करते समय क्या करते हैं, उस जो दही है, दही को मथा ही तो जाता है, मथा जाता है ना, एक बार इधर एक बार इधर, तो मथने से क्या होगा, जो उसकी जो वसा है वो ऊपर आ जाती है। तो इसी प्रकार क्रमाकुंचन गतियों के द्वारा जो अमाशय के अंदर भोजन है, अमाशय के अंदर भोजन है, उस भोजन को क्या होता है, मथा जाता है। साथ ही साथ जो जठर ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियों से इसमें क्या आकर मिल जाता है, जठर रस आकर मिलता है। और जठर रस में क्या होता है, जठर रस बहुत अत्यधिक अम्लीय होता है। क्यों, क्योंकि इसका पीएच का मान 1.5 से लेकर 2.5 पीएच, इसका जठर रस से इसका पीएच का मान 1.5 से लेकर 2.5 होता है, इसलिए ये क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय। हमने बात की थी कि भाई प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, अमाशय के अंदर किसका, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अब क्या होता है कि अमाशय की पेराइटल कोशिकाओं द्वारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का स्त्रवण किया जाता है। HCl का, अब ये HCl क्या है, अम्लीय माध्यम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय की पेराइटल कोशिकाओं द्वारा क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किया जाता है। इस कारण भोजन भी अब कैसे हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। HCl निष्क्रिय, HCl क्या करेगा, HCl का काम क्या है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है। है ना, तो ये जो पेप्सिनोजन है, ये क्या है, भोजन में उपस्थित जो पेप्सिनोजन है ये क्या है, अभी निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है ये। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो अमाशय की पेराइटल कोशिकाओं से स्रावित होता है, HCl है, HCl क्या करेगा, HCl की उपस्थिति में ये पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय है अब पेप्सिन में बदल जाएगा, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, सक्रिय पेप्सिन में क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ HCl क्या करेगा, HCl भोजन के टुकड़ों को गलाने का कार्य भी करता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या अम्लीय माध्यम का होता है, इसलिए भोजन के टुकड़ों को क्या करेगा, जल्दी से जल्दी उसको गलाने का काम करेगा। तो ये अमाशय में पाचन हो रहा है, ठीक है। और आंशिक पाचन होता है किसका, प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है, ध्यान रखना, प्रोटीन का आंशिक पाचन अमाशय के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर जब अमाशय के अंदर क्रमाकुंचन गतियां होती है तो भोजन को मथा जाता है,
साथ ही साथ इसी समय जठर ग्रंथियों से आकर क्या मिल जाता है इसके अंदर, जठर रस आकर मिल जाता है। जठर रस का जो पीएच है वो बहुत कम होता है ना, बहुत अत्यधिक अम्लीय होता है जठर रस है। उसके बाद में जो अमाशय की जो पैराइटल कोशिकाएं हैं, पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्रावण किया जाता है। ये HCl क्या करेगा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ भोजन को ये गलाने का काम भी करेगा और जीवाणुओं को भी नष्ट करेगा ये HCl। अब हमने यहां तक देख लिया, देखो कहां तक है कि भाई जो पेप्सिनोजन है जो कि निष्क्रिय है, पेप्सिनोजन निष्क्रिय है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में किसमें, पेप्सिन में बदल जाता है। और ये पेप्सिन कैसा होता है, सक्रिय है, यानी ये भी निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, और ये अब पेप्सिन में बदल गया यानी सक्रिय हो गया। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करती है। जैसे यह प्रोटीन का जल अपघटन करेगी। कैसे, यहां पर ये प्रोटीन है, इसका पाचन होगा कैसे, किसकी उपस्थिति में, ये सक्रिय पेप्सिन हो गया, साथ में क्या है HCl है, तो क्या बदल जाएगा, पेप्टोन, पेप्टोन्स, पेप्टोन, पेप्टाइड, इसमें पेप्टोन और पेप्टाइड, और साथ ही एक और होता है प्रोटीओज, प्रोटीओज, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, पेप्सिन, है ना। यही ये तो बात हमने की थी कि अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन हो रहा है। कैसे हुआ कि पहले पेप्सिनोजन को सक्रिय किया गया, किसके द्वारा, HCl के द्वारा। जब पेप्सिनोजन को सक्रिय किया तो वो किसमें बदल गया, पेप्सिन में, अब सक्रिय हो गया। अब ये पेप्सिन किस पर क्रिया करेगी, ये पेप्सिन करेगी प्रोटीन पर, प्रोटीन पर क्रिया करेगी तो प्रोटीन का जल अपघटन होगा, आंशिक पाचन होगा, पूर्ण पाचन नहीं होगा, आंशिक पाचन होगा, जिसके कारण प्रोटीन है, पेप्सिनोजन और HCl की उपस्थिति में पेप्टोन, पेप्टाइड और प्रोटीओज इसमें क्या हो जाती है, बदल जाती है। एक चीज और होती है, साथ ही अमाशय में जठरीय लाइपेज एंजाइम भी आकर मिलता है। कौन सा, जठरीय लाइपेज एंजाइम भी आकर मिलता है। यह एंजाइम दूध में उपस्थित थोड़ी सी जो वसा होती है, फैट होती है, वसा का पाचन करता है। ये एंजाइम जठरीय लाइपेज क्या करता है कि दूध में थोड़ी सी जो वसा की मात्रा होती है, उस वसा की मात्रा का पाचन कौन करता है, जठरीय लाइपेज एंजाइम करता है। तो दूध या उसको दूध वसा या दुग्ध वसा कुछ भी कह लो, दूध वसा, जठरीय लाइपेज, तो किसमें रहेगा, वसीय अम्ल, जो दूध वसा है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपके अमाशय के अंदर पाचन हो गया, है ना। अमाशय के अंदर प्रोटीन का आंशिक पाचन हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन, फिर बड़ी आंत में भी कुछ होता है क्या, अवशोषण वगैरह होता है, वो देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे देखेंगे छोटी आंत में किस प्रकार पाचन होता है। तब तक धन्यवाद।